लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया था कि मैंने वहाँ का काम छोड़ के यहाँ आने के लिए सब कुछ सोचा था। सारी हार्डशिप सोच ली थी और डिस्पाइट कि बहुत से लोगों ने मना किया था, मेरे बॉस तक ने मुझे रोका था। मेरी माँ ने जब मुझे देखा इन हालातों में, डैडी तो कुछ नहीं बोले खैर, लेकिन माँ ने कहा कि जो देश तुम्हें रोटी ईमान सम्मान के साथ रखने के बाद नहीं दे सक रहा है ना? सम्मान नहीं दे सक रहा है, रोटी नहीं दे सक रहा है, तो जो दो देश देगा उसको अपना लो, उसको अपना बना लो, जाओ अपना काम करो, है ना? माँ ने ये बात कही और माँ ने ही नहीं, कुछ और लोगों ने भी बोला। लेकिन मैंने कहा नहीं, लड़ना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा ही करूँगा लेकिन करूँगा ना। जब आँख बंद करूँगा मरते समय तो ये रहेगा ना कि मैंने साइंस में भी वर्थव्हाइल किया और कुछ छोटा-मोटा किसी कॉर्नर पर मैंने एक कंकड़ ही हटा दिया सड़क से, कुछ तो मैंने किया जो सोचा था। तो इस वजह से फिर मैंने वो फैसला वापस जाने का बदल दिया, लेकिन हाँ, हार्डशिप मैंने बहुत ले ली है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं डीसी शो। हर बार की तरह एक बार फिर हम ढूंढ कर लाए आपके लिए एक ऐसी शख्सियत जो कि एक्टिविस्ट हैं, जो कि एक बहुत ही जागरूक नागरिक हैं, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान या हम कहें जो विश्व के एक वैश्विक समाज के लिए एक कौतूहल का केंद्र है, नासा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं बतौर साइंटिस्ट। हमारे आगरा शहर की शान, द वन एंड ओनली आनंद राय हमारे साथ हैं। नमस्कार आनंद जी, आपका स्वागत है डीसी शो में। नमस्कार, नमस्कार। हम लोग आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बहुत अन्ना तो आखिरकार एटलीस्ट ये साइंटिस्ट हमारी पकड़ में आई गए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आनंद जी के साथ बातें शुरू करूं, आपको मैं बताना चाहूंगा, आनंद राय जब नासा में अपना टर्म अब पूरा किया या छोड़ के आए वो तो अभी हम उनसे बात करेंगे, लेकिन जब आगरा आए तो इन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लिए अपने शहर के लिए। जिम्मेदार नागरिक का जो कर्तव्य होता है, और स्टिल निरंतर ये कंटिन्यू उन जो इनकी जो संवेदनाएं, जो इनकी भावनाएं हैं अपने शहर के लिए, शहर वासियों के लिए, और एक जो एक अच्छे नागरिक का जो कर्तव्य होता है उसे निरंतर निभाने में लगे हुए हैं। और हमारे आगरा शहर के बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं। हमारे आगरा शहर में से बोल रहा हूँ बिकॉज सौभाग्य से मैं भी आगरा शहर का ही रहने वाला हूँ। तो आनंद जी, सबसे पहला सवाल आपसे वही जो आपने ज्यादातर व्याख्यानों में उस सवाल का जवाब दिया होगा, ज्यादातर डिबेट में जवाब दिया होगा, ज्यादातर इंटरव्यूज में जवाब दिया होगा। आपकी नासा में जो यात्रा थी, उस नासा की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? आगरा शहर छोटे से एक जगह का एक लड़का कैसे नासा में पहुंचा? ये तो मेरे बचपन से शुरू होती है कहानी। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी जैसे सुबह उठ उठ जाते हैं तो फिर पहले होता था कि पेरेंट्स पहाड़ी गिना रहे हैं तो फिर स्कूल की बातें कर रहे हैं तो फिर कुछ और स्टोरीज इस तरह की। तो वो मुझे तमाम प्रेरणा देने वाली कहानियां भी सुनाते थे। तो उसमें वैज्ञानिकों की कहानियां भी होती थी। तो उस समय कलाम साहब का सफर शुरू हुआ था और ही वाज डूइंग क्वाइट वेल। तो वो मुझे कलाम साहब के बारे में कई बार बताए थे कि वो साइंटिस्ट हैं और देश के लिए कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम में हैं। तो वो शुरुआत थी मेरे दिमाग में कि एक साइंटिस्ट भी कुछ होता है। आपको पता होगा कि उस समय इंटरनेट और बहुत सारे एक्सपोज़र था ही नहीं अवेलेबल। तो मेरे लिए कल्पना होती थी बस कि क्या होता होगा वो उस उम्र में, उन हालात में। जैसे-जैसे बड़ा होने लगा तो धीरे-धीरे करके चीज़ें समझ में आने लगी। फिर एक बार जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो एक अमेरिकन वैज्ञानिक से मुलाकात हुई यहीं आगरा में और उनके साथ थोड़ा-सा वक़्त बिताने का मौका मिला। तब जाना कि वैज्ञानिक कैसा दिखता है और कैसे बोलता है, कैसे पहनता है, कैसा व्यवहार होता है। तो आई वाज़ काइंड ऑफ इन्फैचुएटेड कि बस अब तो यही करना है। उसके बाद फिर इसको मैं सीरियस नहीं कहूँगा क्योंकि वो उम्र और जो चीज़ें मैंने देखी थी कि जिससे मैंने धारणा बनाई वो हल्की थी। जैसे कि वो बहुत अच्छा कपड़ा पहने थे, लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे, उनका आचरण बड़ा अच्छा था और जहाँ 10 खर्च करना होता था वहाँ 100 खर्च कर रहे थे काइंड ऑफ थिंग। तो ये बहुत हल्की चीज़ें हैं लेकिन फिर भी मेरे सामने एक पहला उदाहरण आया था कि वैज्ञानिक एक्चुअली होता क्या है, वो भी अमेरिका। तो फिर जैसे धीरे-धीरे करके मेरी कक्षा बढ़ने लगी तो फिर ये चीज़ें और ज़्यादा मजबूत होती गई दिल में। उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि कौन से सब्जेक्ट पे
वैज्ञानिक बना जा सकता है और ज़्यादा प्रॉमिसिंग होगा और अमेरिका में क्या ज़्यादा अवेलेबल होगा। तो मुझे पता लगा कि बायोकेमिस्ट्री, न्यूरोकेमिस्ट्री, ये सब जो अप्लाइड साइंटिफिक फील्ड्स हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा मौका मिल सकता है। तो मैंने फिर उसी को फ़ॉलो किया। मैंने 12th और बीएससी ये सब चीज़ें बायोलॉजी और ये सब लेकर किया। फिर बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाकर एक अप्लाइड सब्जेक्ट थे, जैसे न्यूरोकेमिस्ट्री और साइको न्यूरोफार्माकोलॉजी से मैंने थीसिस किया, अपनी पीएचडी किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया मैं, वहाँ से मैंने थीसिस किया बिहेवियरल न्यूरोसाइंस और न्यूरोकेमिस्ट्री के फील्ड में, और वो था स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस से होने वाली जो डिजीज है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट था। और साथ में उसका जो मेध्य रसायन जो आयुर्वेद में जिक्र है, जिनका 8 मेध्य रसायन है जो आपके हायर ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, उनको उनका इम्प्रूव करते हैं इनको। तो उनमें से 3 मेध्य रसायन पर मैंने वर्क किया। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका में टॉप 8 यूनिवर्सिटीज में से एक है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, आईवी लीग कहलाती है। तो वहाँ पर मेडिकल स्कूल में काम करने के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने स्लीप रिसर्च जो है, स्लीप डेप्रिवेशन समझ सकते हैं, इंसोम्निया या अनिद्रा है तो उसका क्या नुकसान होता है इंसान की हायर ब्रेन फंक्शन पर, कॉग्निटिव उनकी जो कैपेबिलिटीज है उन पर क्या, वो कैसे कंप्रोमाइज हो जाती हैं, इन पर थोड़ा वर्क किया मैंने। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला अमेरिकन मार्स मिशन में काम करने के लिए। तो ज़्यादातर लोग अब जानते हैं कि अमेरिका अब से 10 साल, अब से विद इन 10 ईयर्स मार्स पर एस्ट्रोनॉट भेजेगा। तो उसके लिए उन्होंने ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स मिशन चला रहे हैं, पिछले कई सालों से उसकी तैयारियां चल रही हैं और वर्ल्ड वाइड 2 दर्जन के करीब ग्रुप्स काम कर रहे हैं केवल उसी पर। तो उसमें बहुत बड़ा इनपुट है अमेरिकन गवर्नमेंट का और नासा का। तो आपको अगर ध्यान हो तो एक स्पेस स्काई लैब मीर नाम से रूस की, जो कि अचानक पृथ्वी पर गिरने लगी थी, तो बहुत तहलका मच गया था कि कहाँ गिरेगी, कितना डिवास्टेशन करेगी। तो वो एक किसी की गलती की वजह से, क्योंकि वो बहुत प्रेशर में था, वो इंसान जो उसको कंट्रोल कर रहा था, उसकी एक गलती की वजह से वो सारा सारा प्रोजेक्ट कंप्रोमाइज होने को आ गया था और पृथ्वी पे भी बहुत खतरा हो गया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए नासा ने एक ग्रुप ऐसा अपना तैयार किया, जो कि जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे मार्स पर, उनको जाने के दौरान, वहाँ वर्क करने के दौरान या लौटते समय मानसिक तनाव से जो उनकी मेंटल रखें कैपेबिलिटी, उनको। राइट, हाँ, राइट। वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे, तो फिर एब्सोल्युटली। इतना बड़ा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। हमें वो वर्क मिला कि हम ऐसे काउंटर मेजर्स ढूंढें जो मानसिक तनाव को परमिसिबल लिमिट में ले आए, जिससे कि आपका डिसीजन मेकिंग या बाकी चीजें गड़बड़ ना हो। सिटी ऑफ लव की एक यशस्वी नागरिक ने बहुत प्रेम और प्यार की परिभाषा को और आगे बढ़ाते हुए और एक ऐसे दुर्दम्य मिशन पे जाने वाली टीम को एक काम रखना और उनको एक अपने आप में एक आत्मविश्वास पैदा करना, तो मैं समझ सकता हूँ ये कितना कठिन काम है। मेरे दोस्त हैं एक इंटरनेशनल सेम प्रोफेशन में, मिस्टर थियरी ब्लू, शायद आपकी, थियरी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो उन्होंने मुझे कई चीज ऐसी बताई थी जो ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन माई माइंड। खैर, ये तो बड़ी सीरियस बात हो गई। अभी आपको जो सुनने वाले, आपके चाहने वाले लोग हैं, वो बड़ा ध्यान से सुनेंगे इसको, लेकिन जो हमारी जो आम जो पब्लिक है, जो यूथ है, दे जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट मोमेंट जब ये लड़का अमेरिका की धरती पे उतरा और उनका पहला दिन, तो जो फीलिंग्स थी आपकी, मुझे उस बारे में बताइए, वो फीलिंग्स कैसी थी? एक्चुअली मेरा सपना तो बस यही था कि मैं वैज्ञानिक बन सकूं, और थोड़ा ये भी था कि अमेरिका में वैज्ञानिक बनूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ, फिर उसके बाद मैं जब मैंने थीसिस कर लिया अपना बीएचयू से, फिर मैंने ऑनलाइन, तब तक इंटरनेट इंटरनेट सब हो गया था। आई स्टार्टेड फ्लोटिंग एप्लीकेशन टू वेरियस प्लेसेस। ऐसे में जगह लगातार मैं जगह जगह अपनी एप्लीकेशन भेजता रहा। तो वो सबसे पहले मेरे जो बॉस, अमेरिकन बॉस गैरी एस्टन जोन्स, उन्होंने मुझे एंटरटेन किया, 2 इंटरव्यूज किए ऑन फोन पर, और उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया।
तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और बचपन की मेरी इच्छा वो भी इतनी आईवी लीग्स समथिंग इंडिया अमेरिका में आईवी लीग का बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है, वर्ल्ड वाइड है। तो उसमें से एक में मुझे अगर काम करने का मौका मिल रहा था तो फिर समझ सकते हैं आप कि मेरी खुशी का ठिकाना रहा होगा। मैं पागल सा हो गया था एकदम। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैं तैयारियां करता रहा जाने की और तमाम प्रोसीजर्स जो होते हैं वो होते रहे। फिर मैंने आईजीआई से फ्लाइट पकड़ी और द मोमेंट मैं बोर्ड किया फ्लाइट में, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में, और उसके बाद घर याद आया। तो वो मोमेंट बहुत ही आई कैन टेल यू कि कितना इमोशनल होता है वो। इससे पहले मैं फॉरेन कभी गया नहीं था, किसी भी इंडिया नहीं छोड़ा था, और जा रहा था तो आधी दुनिया पार करके मोर और लेस सबसे दूर देश जा रहा था। तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। फिर बहुत फ्लाइट पे बैठता रहा, सोचता रहा। फिर मैंने आगे का सोचना शुरू कर दिया कि अब मुझे जाके करना क्या है। तो वहां जाके जब लैंड किया तो फिर वहाँ की जो भव्यता है, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ की फैसिलिटीज है, डे वन से मैंने एयरपोर्ट से ही मुझे दिखने लगी साफ साफ। तो मैंने कहा हाँ, दिस इज सम प्लेस। फिर थोड़ा सा विचार बदल गया कि हाँ, अब ठीक जगह आ गया हूँ। फिर मैं वहां से उतर के अपने हाउस बोर्डिंग हाउस गया, वहां से फिर ऑफिस तुरंत गया, जबकि शाम के 7 बज गए थे। लेकिन फिर भी मैं चला गया क्योंकि मेरे बॉस 8 बजे 9 बजे रात तक खुद काम करते थे उन दिनों। तो मैं सीधे उनके ऑफिस पहुंच गया। मैंने कहा कि मैं कल से ही काम शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अरे क्यों ऐसे कर रहे हो, आप आधी दुनिया क्रॉस करके आए हो, अभी तो जेट लैग होगा, जाओ सो 2-3 दिन सो फिर आना। मैंने कहा कि नहीं बॉस, मैं काम करने आया हूँ तो आई वांट टू डू वर्क। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। फिर उन्होंने दिखाया अपना सारा कि वो मुझे चाहते क्या है। दूसरे दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। और नो डाउट अमेरिका इज अमेरिका, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आदमी वहां जाता है और समय बिताता है वहां पर, उसकी जो जिंदगी की सहूलियतें हैं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और बड़ी स्मूथ लाइफ है। आपको जो करना है उस पर आप फोकस कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं, क्योंकि और हैसल्स में आपको नहीं घुसना होता है। आनंद जी, बस मेरे आप बहुत दोस्त हैं देश विदेश में, जी और मैंने देखा है कि आपके कैलिबर का कोई भी शख्स, मेरे बहुत सारे दोस्त भी गए यूएस, तो कोई वापस नहीं आया। जी और आगरा से भी आपके भी जो पैरेलल कई दोस्त हैं जो गए यूएस अभी इस इन बिटवीन पैंडेमिक से, बिफोर दे आर शिफ्टेड देयर। मैं एक आज ऐसे शख्स से बात कर रहा हूँ जो मेरे लिए बड़े कौतूहल का पात्र है, जिसके पास सैकड़ों अपॉर्चुनिटी होंगी कि ही कैन एस्टेब्लिश हिज लाइफ इन यूएस। आराम से आप वहां लिमो में घूम सकते थे, मर्सिडीज वगैरह तो बहुत छोटी सी चीज है वहां पे। आप एक बहुत शानदार बेंगलोर, बहुत अच्छा एक, और बाकी तो चीजें खैर उसके बारे में हम कहेंगे क्या। उस सब को छोड़ के जब आप कुछ अपने शहर के लिए करने का जज्बा लेके आप जब यहाँ पे आए, और अभी आप जिस सिनेरियो में हैं जो कि हम लोग रोजाना देखते हैं, आगरा शहर को तो हम इंडिया की छोड़ दिए, आगरा शहर की बात करता हूँ। आगरा शहर को मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और आप तो मुझसे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मैं तो अभी बहुत कम जा पाता हूँ, बट आप एवरीडे। क्या ये कभी कभी आनंद राय जी को निराशा होती है कि यार मैं कहाँ पत्थरों में सर मार रहा हूँ, कहाँ मैं ऐसी चीज छोड़ के आया कि ये सब चीजें कुछ कैलकुलेट नहीं हो पा रही? बिकॉज आई हैव सीन योर इंडिया राइजिंग, आपने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था पूरे शहर को साफ सफाई करने का, शहर को रंगने का। आप लोग सुबह सुबह एक टीम जाती थी, लोग जुड़े थे उससे, लेकिन वो सब धीरे धीरे सब कहीं खो गया। और मुझे आई नो द मेंटेलिटी ऑफ दीज आर ब्लडी पॉलिटिशियंस, और ये ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, मैं जानता हूँ इन सबको, मैं बहुत करीब रहा हूँ। और आज जो लोग वहां पे कुछ लोग हैं, मैं तो आगरा शहर की बात करूंगा आपसे क्योंकि आपने एक बीड़ा लेके आप इस शहर में आए, तो मैं उन सबको जानता हूँ कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे डिड। क्या आनंद राय को अफसोस होता है कि उन्होंने जो निर्णय लिया उनको कुछ और बेटरमेंट करना चाहिए था, या वहीं से इससे अच्छा तो कुछ कमा धमा के 1-2 करोड़ डॉलर यहाँ भेज देते तो शायद कुछ 2-4 गली साफ बन जाती, ऐसा लगता है कभी आपको? आ, देखिए ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं वहां से आया क्यों, है ना। तो अगर आप आज्ञा दें तो मैं बताऊं कि मेरा दिमाग जी। कैसे बदला। आपने कहा कोई आता नहीं, तो मैं वो बताना चाहूंगा आपको। एक्चुअली
जो मैंने यूपेन के लिए वर्क किया, उसके बाद फिर मैं मार्स मिशन के लिए काम करता रहा। तो उस दौरान मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया मेडिकल स्कूल, तीन जगह जा जाके और तीन ग्रुप के साथ काम करना पड़ता था अलग तरह के। हमारे ग्रुप को माइक्रो ग्रेविटी में, माइक्रो ग्रेविटी का मतलब स्पेस में तो ग्रेविटी होती नहीं, तो उन कंडीशंस को सिमुलेट करके काम करना होता था और एफएमआरआई का इस्तेमाल करना, तमाम तरह की टेक्निक्स का। हमारा ग्रुप एवरेस्ट पर भी काम कर रहा है लगातार, और अलास्का में स्नो में काम कर रहा है। डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में काम करते हैं, और सारा एम सबका है मार्स मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो जब मैं मार्स मिशन के लिए काम करने लगा तो मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गया। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ थी जो मेरे दिमाग में रहती थी कि अ, हमारा, जैसे मैं गया तो अपने साथ कुछ मूर्तियाँ ले गया था कि भगवान के दो, एक छोटा-सा मंदिर बना लिया था, तो सुबह और शाम को पूजा करता था। तो मेरे घर से करीब 2 ढाई घंटे की ड्राइव पर इस्कॉन टेम्पल था। तो वहाँ पर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करता था। जितना मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं था, उससे ज़्यादा मैं करने की कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ और बताऊँ लोगों को कि इंडियंस कितने कैपेबल हैं। कि जिस लैब में मैं गया था, उस पर्टिकुलर लैब में पहले इंडियंस नहीं गए थे। तो आई हैड टू टेल देम कि भाई हम हैं क्या? आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क आई यूज्ड टू डू इट। तो उसमें फिर मंदिर जाना मेरे लिए मुश्किल होता था। तो मेरे, मतलब, मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर एक चर्च था। तो मैं जब मौका मिलता था, चर्च चला जाता था, और चर्च में जब सामने बैठा था, तो पहले ईसा मसीह को प्रणाम कर लेता था, वहीं पर बैठे-बैठे शिव जी को प्रणाम करता था। मैं ये मानता हूँ कि हमने, जैसे-जैसे हम विकसित हुए, वैसे-वैसे हमने अलग-अलग धर्म और अलग-अलग रूप बना लिए। अपनी कंफर्ट जोन में लाके हमने एक और उसको पूजा किया और हमारे आने वाले लोग फिर उसको फॉलो करते चले गए। एग्ज़ैक्टली, लेकिन है सब एक, सबकी एजुकेशन, सारे लोग वही चाहते हैं, वही उनका पाथ है, वे ऑफ लाइफ है। मैं ये सोचता हूँ, इस वजह से मैं चर्च में भी शिव जी को भी पूजा कर लेता था। व्हाइल गोइंग टू चर्च, मैंने देखा कि वहाँ पर एक छोटा-सा एनजीओ था जिसमें छोटे-छोटे बच्चे थे अलग-अलग उम्र के। तो वो जब वीकेंड होता था फ्राइडे, सैटरडे और संडे को, तो वक़्त निकाल के वो लोग वहाँ की कॉलोनीज़-वॉलोनीज़ में जाते थे और कलेक्ट करते थे जो लेफ्ट ओवर्स होते थे, कपड़े, स्वीट, अगर पैसा हो सके, दवाइयाँ, ओवर द काउंटर और खिलौने, ये कलेक्ट करके चर्च में लाके रख देते थे। फिर उसका एक दिन एग्ज़िबिट करते थे फादर, तो जो नीडी होता था, वो आके वहाँ से ऐसे लेके चला जाता था अपने साथ। तो मुझे ये काम बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने फिर वो उन बच्चों के साथ, उस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़ के वो काम उनके साथ-साथ करना शुरू कर दिया। तो जहाँ पर इंडियंस होते थे, तो वहाँ मैं इंस्ट्रूमेंटल हो जाता था, क्योंकि मैं 2-3 लैंग्वेजेज़ इंडिया की भी जानता हूँ, इंक्लूडिंग गुजराती। तो वैसे मैं अपना योगदान देता था। फिर मुझे धीरे-धीरे करके ऐसा लगा कि जो सुपर पावर है वर्ल्ड की, अमेरिका, जहाँ पर कि उम, गरीब वो हैं जो काम नहीं करना चाहते, अगर सही कहूँ तो। अ, तो मुझे लगा कि अगर यहाँ ये हालत है, यहाँ भी ज़रूरत है, तो फिर इंडिया में तो भाई वाक़ई गरीबी है और बहुत सारी समस्या है, तो क्यों ना इंडिया वापस चला जाए। अब नासा के मार्स मिशन से बड़ा मिशन अभी नासा के पास भी नहीं है ना? तो आई हैव सीन द रूफ ऑफ साइंस, उससे ऊपर मुझे कुछ दिखता नहीं था, मैं इतना विज़नरी हूँ भी नहीं और मुझे नोबेल चाहिए भी नहीं था। एब्सोल्युटली। तो फिर मैंने कहा कि अब साइंस काफ़ी कर ली, यूपेन में नासा के लिए, अब मुझे वापस जाके कुछ ज़मीनी कुछ वैसा करना चाहिए जिससे कि ज़िंदगी को मैं और मानूँ कि सफल है, मैंने कुछ किया है असली में। तो फिर मैंने ये प्लान कर लिया कि एक वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होता है, हर जॉब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो रिन्यू होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा पूरा हुआ, उसके बाद से फिर मैंने बॉस को अपनी मंशा ज़ाहिर कर दी कि मैं अ, वापस अपने देश जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने तरह-तरह से फँसाने की कोशिश किया, कभी कोई प्रोजेक्ट दे दे, कभी छोटा-सा ये भी कर लो, चलो पेपर लिख लो, चलो वो कर दो। वो चाहते थे कि इसके दिमाग से वापस जाने का निकल जाए। तो एक बार वो बोले भी कि इंडिया में कंडीशंस ग्रिम हैं और अमेरिका में स्काई इज़ द लिमिट। आप क्या सोचते हो, कोई प्रॉब्लम है इंडिया में जो होगी ऐसे? मैंने कहा प्रॉब्लम तो इंडिया की प्रॉब्लम है, तो मेरी अपनी प्रॉब्लम है, और मैं जाके उन्हें देखूँगा कि मैं छोटा-सा हिस्सा कैसे उसका कम कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा वेल जाओ, लेकिन वापस आना चाहो तो फिर।
रास्ते पे, ये सब बात है। वे आई लेफ्ट अमेरिका। मैंने एक दिन वन फाइन इवनिंग मैंने फ्लाइट पकड़ी और मैं इंडिया में था। तो जब मैंने महीनों लगाए थे ये सोचने में कि मुझे इंडिया वापस जाना है और कुछ सोशल कॉज करना है, कुछ जमीनी करना है, तो इसलिए मुझे इंडिया आना ही था। और अगर यहाँ हार्डशिप है, यहाँ यहाँ पर मुझे लाखों रुपए महीना कौन देगा, और वो भी उन दिनों जब मैं आया था तो सैलरी छोटी थी थोड़ी, तो आग से आई वॉज नोइंग कि मुझे हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा। मुझे जो मैंने सोशल वर्क अमेरिका में किया था बड़ा ऑर्गेनाइज होता है वहां पर, और बहुत क्लैरिटी है, बहुत आई नो, ट्रांसपेरेंसी है। आई नो। और यहाँ पर मैं यहाँ पर सोशल सर्विस में तो कभी था नहीं, तो इट वॉज ऑल न्यू टू मी। और जीरो से मुझे देखना था सब चीजें, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ शुरू किया, एकदम से फंस गया। और यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आदमी नासा के मार्स मिशन के लिए काम कर रहा हो, इंडिया आए तो कैसे हाथों हाथ किया जाएगा, चाहे वो कहीं जाए। और अगर उस लोगों को पता लगे कि ये तो जमीन पे आ गया बंदा, इज नथिंग नाउ, तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तमाम मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कुछ दिनों तक मुझे संभलने में भी लगा, लेकिन फिर मैंने शुरू किया। तो आप नरेश पारा साहब को जानते हो, तो उनके साथ ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने, जो मेरा एक विशेष एम था डिप्राइव किड्स के लिए काम करना है, एजुकेशन के लिए, तो मैंने शुरू किया। और उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था क्योंकि थोड़ा रिसोर्स चाहिए होता है। फिर मैंने एक कंस्ट्रक्शन साइट साइट थी, ह्यूज कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वहां पर झुग्गी बना बना के लेबरर्स के बच्चे थे, तो उनको पहले समझाया कि पढ़ाई जरूरी है। उसके बाद फिर शुरू किया शाम के समय जाके उनको थोड़ा एजुकेट करना। उसके बाद फिर वो लोग भी वहां से जैसे शुरू खत्म होने लगा वो काम, तो वहां से हट गए। तो बड़ा डेस्परेट फील किया कि ये तो सब जीरो। it's a, I know it's quite hectic work, और हाँ। especially आगरा शहर में तो where you didn't have infrastructure, बाकी rest of things, तो बहुत मुश्किल है हम्म। आपके लिए। मैं समझ सकता हूँ इसको। तो उसके लिए फिर बीच में जो आप इंडिया राइजिंग का अभी बोला था आपने, तो आने के कुछ साल बाद दो तीन दोस्त हम लोग एक सोशल फंक्शन में जुड़े थे एक जगह। फिर हमने कहा कि हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मैं अमेरिका में रहता था, तो एक मेरा अमेरिकी मेरे साथ का वैज्ञानिक मेरा दोस्त था, वो आगरा आया था घूमने, तो यहाँ से फोटोज के लिए गया था। तो उसमें तमाम तरह की फोटोज थी। उसने, जैसा हमारे यहाँ रिवाज था, उसने बाकायदा प्रोजेक्टर से डिस्प्ले किया कि उसने कहाँ क्या क्या देखा, उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे। लोगों ने सवाल जवाब किए, तो जब आगरा के फोटोज आने लगे तो उसने फोटो था एक, जो सड़क किनारे बड़ा कॉमन यहाँ का नजारा है, कूड़ा पड़ा था बहुत सारा, उसमें कुत्ता सुअर और गाय उसे खा वा रहे थे ऐसे। तो उसने ये कमेंट किया कि जिन जानवरों की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में दंगे हो जाते हैं, वो जानवर आगरा में मैंने देखा, आनंद के शहर में बहुत प्यार से खड़े होके कूड़ा एक साथ खा रहे थे। जीवन तो इट व्यतीत कर वाज, रहे हैं अपना। तो मेरे लिए हर्ट ये हुआ कि आई वाज नोइंग कि मैं आगरा में क्या छोड़ के आया हूँ, लेकिन यहाँ से 12,000 किलोमीटर दूर एक विदेशियों के बीच में, एक विदेशी अगर आपके देश के लिए ऐसे ऐसे प्रेजेंट करता है तो It will hurt, बहुत हर्ट करता है। definitely. तो हाँ, तो मैं समझ नहीं पाया कि वो टॉन्ट कर रहा है या उसने बस ऐसे ही दिखाया है, लेकिन मुझे तो हर्ट हुआ। उसके बाद जब ये मौका आया तो मैंने प्रपोज किया अपनी तरफ से कि बात चली कि इंक्रोचमेंट पर पोर्टेबल वाटर पे काम करें या ट्रैफिक पे करें। इस पर दुनिया भर की हम लोग आपस बात किया। उसमें से एक मुद्दा गंदगी भी था, क्योंकि मैं हर्ट था। तो मैंने कहा भाई मैं तो हाथ खड़े करता हूँ, मैं तो वोट देता हूँ गंदगी के लिए, गार्बेज मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अवेयरनेस के लिए हम काम करें। तो उस पर कंसेंसस बन गया, क्योंकि सब लोग यही चाहते थे, हम तीनों यही चाहते। तो उसके अगले इतवार से रविवार के दिन सुबह 7 बजे हम वहाँ इकट्ठे हो गए। सब्जेक्ट प्लेस एक यहाँ पर शॉपिंग मार्केट कॉम्प्लेक्स है, जी जी वहाँ पर एक बहुत गंदी जगह पे इकट्ठे हुए। और जी। वहाँ पर 2.5 घंटा हम लोगों ने बकायदा फावड़े से और ऐसे झाड़ू से कूड़े को साफ किया। बहुत कूड़ा था वहाँ, 2.5 घंटे में उसको किसी तरह साफ करके सही जगह डिस्पोज किया। फिर हम गेरू ले गए थे, और जो बजरंग दीवारें थी उनको गेरू से कर। उसके बाद मैंने फोटो खींचा, पहले उन गंदगियों की और गंदी दीवारों की, उसके बाद फिर काम करते हुए फोटो। फिर जब हमने फाइनलाइज कर दिया सब कुछ, वो फोटो खींचे। और उसी शाम को, ये बात है 2014 की, हाँ, वो मुझे याद है, 5-6 साल पहले की बात है। जी जी। हाँ 7 साल के थे। जी। तो उसी दिन शाम को मैंने अपने फेसबुक वॉल से उसे पोस्ट किया कि हमने आज ऐसा काम किया और दिल की खुशी हुई है, और जो लोग चाहे वो जुड़ सकते हैं। हालांकि मैं सोच रहा था कि जब अपने घर में लोग झाड़ू नहीं लगाना चाहते, तो फिर
ओपन में आके ऐसे कहाँ कौन करने वाला है। एब्सोल्युटली। तो लेकिन फिर भी हमने चांस लिया, हमने कहा हम करेंगे। तो हम 4 लोग उस पे, हमारे 4 फ्रेंड थे। विकास सिंह जी हैं, मैं, एक जी सुदर्शन जी भैया जी साहब जी हैं, और जी। एक प्रमोद यादव साहब हैं। हम चारों ने वहाँ पर बहुत मेहनत की और उसे कर दिया। जब हमने प्रोजेक्ट किया अपने फेसबुक वॉल पे, तो मुझे एक्सट्रीम सरप्राइज, मतलब अच्छे लोग हर जगह हैं, हर लोग काम करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो जो चिंगारी होती है वो नहीं मिलती है। आई नो। एक आगे चल, हाँ, एक रास्ता बनाने वाला हो तो कम नहीं है अच्छे लोग। आई नो। उस दिन से फिर कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने मुड़ के नहीं देखा, और हम बढ़ते गए लीप्स एंड बाउंड्स में। हमने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए फिर, तो आप सब जानते हैं। ओके। अच्छा, समहाउ आगरा में बहुत जिंदा दिल लोग हैं, और सबसे बड़ी बात वो शेयर की है कि हर आदमी एक दूसरे को जानता है। ऐसी मैंने जो खूबी है ना, वो किसी भी शहर में नहीं देखी। मैं आपके जितना तो नहीं, लेकिन मैं बहुत घूमता हूँ, बहुत ट्रेवल करता हूँ। तो मैंने ऐसा विचित्र भाव, इतना विचित्र प्यार किसी शहर में नहीं देखा। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये ऊर्जा उठती है, कोई आनंद राय जैसी शख्सियत आती है, उसके बाद लोग उठते हैं। लेकिन उनके किए धरे पे जब पानी फेरने ये लोग, जो आगरा में जो नेता हो गए या प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके हाथ में एग्जैक्टली पावर है कि जुडिक्शन उनके पास है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, तो जब वो उसमें टांग अड़ा के उसको जब कचरा करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़े दुख की बात होती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी लोग तो, अब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार तो है ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन जो लीडर्स लोग हैं उनका अनपढ़ होना, अशिक्षित होना, और बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होना, और अपने शहर के लिए प्यार नहीं होना, वो ज्यादा प्रॉब्लम है बनस्पत इसके। वो करना चाहते हैं लेकिन उनको मालूम ही नहीं करेंगे कैसे। तो आनंद राय से पूछने में उनको अपनी बेइज्जती लगती है, उनको लगता है कि इनकी कहीं ज्यादा पब्लिसिटी ना हो जाए, या ये कहीं इस डोमेन में ना आ जाए, तो वो अधिकारियों से सलाह लेते हैं। अधिकारी और ठेकेदार, जो कॉकस ऐसा है कि आज तक इस कॉकस को हमारी, आपको तो मालूम होगा, इंडियन गवर्नमेंट में जो डिफेंस के जो सौदे होते हैं, उस डिफेंस के सौदे कॉकस को आज तक कोई भी सरकार, कोई भी दल तोड़ नहीं पाया उसको। इसी वजह से हमारे यहाँ जो उत्पादन होते हैं, हमारा तेजस दूसरे देश खरीद रहे हैं, लेकिन हम दूसरे देशों से विमान खरीद रहे हैं। तेजस फ्लीट हमारे यहाँ पे, हम लोगों से भरोसा नहीं है, लेकिन दूसरे देश जो हमसे ज्यादा टेरर में हैं, वो तेजस खरीद रहे हैं, और वो उसको लेके और अपना डिफेंस मजबूत कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ की एक खूबसूरती है कि विविधताओं में और सब में अवसर ढूंढ ढांड के, और ये लोग काम ऐसा करते हैं। लेकिन खैर, एनीवेज, वो एक पार्ट है, ये सब चीजें, हर बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है, तो ये भी बदलेगा। और मुझसे बेटर आप जानते हैं, आप बहुत अच्छी जगह पे और बहुत बुरी जगहों पे रहे हैं अपना, तो आपको आनंद जी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में। आप अपने, मुझे आपसे बातों से ऐसा लगता है कि आप अपने फादर के बहुत क्लोज रहे हैं। Yes. मुझे आप अपने पापा से जुड़ी, कोई भी अपने फादर से जुड़ी हुई, जिन्होंने इतने यशस्वी पुत्र को जिन्होंने जन्म दिया, संस्कार दिए, आपका जो एक जो ऑरा है, आपसे जब बात करते हैं इतने डाउन टू अर्थ, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जरा जरा सा तो, अरे ओ, तो ये संस्कार जो आपने दिया, तो आप एक, मैं चाहूंगा एक खूबसूरत लम्हा आप अपने जो फादर के साथ हो, और एक खूबसूरत लम्हा आपकी मॉम के साथ जो हो आपका, मैं वो जरूर अपने हर टॉक शो में, अपनी हर गेस्ट, हर शख्सियत के साथ बोलता हूँ, उनसे उनके साथ शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं माँ बाप के हम लोग को हमेशा ऋणी रहना चाहिए। उनका जो ऋण है वो जीवन भर हम लोग उतार नहीं सकते। तो मैं चाहूंगा दो लम्हे, मतलब एक सवाल में दो मेरे सवाल हैं। एक सवाल के आग्रह है कि एक खूबसूरत लम्हा आपका जो आपके पापा के साथ हो, जो आपकी मेमोरी में एकदम दर्ज है, और एक आपकी माँ के साथ आपका खूबसूरत लम्हा जो आपकी मेमोरी में दर्ज है, वो जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। एक्चुअली मेरे फादर आरबीएस कॉलेज है यहाँ पर आगरा में, प्रोबेबली एशिया का एरिया वाइज और वैसे बिगेस्ट कॉलेज है। तो उसमें एजुकेशन फैकल्टी के डीन थे मेरे फादर, और उस जमाने के शिक्षक थे तो उसी तरह के थे वो। बहुत ही शालीन, बहुत मेहनती, डाउन टू अर्थ और ज्ञानी। उन्होंने कई किताबें, टेक्स्ट बुक लिखी हैं जो वो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी प्रिस्क्राइब होती हैं सेवरल यूनिवर्सिटी में, तमाम टेस्ट पेपर्स और कितनी पीएचडीज उन्होंने कराए। ही वॉज माई हीरो। और
मैं सोचता था कि इनके जैसा बनूं, है ना? उनकी इतनी रिस्पेक्ट थी इज वो। योर आइडियल। हाँ, इतना उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जो लोग जुड़ जाते थे। तो मुझे लगता था कि इनके जैसा बनना चाहिए। हालांकि वो साइंस से थे। ही वाज पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी, इन साइकोलॉजी फ्रॉम बीएचयू, एंड देन एमएड फ्रॉम आगरा। यस। जो मैंने आपको कहानी थोड़ी सी अभी अपनी बताई कि मैं कैसे गया, तो जिस दिन अब मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे कभी भूलेगा नहीं। तो हुआ क्या कि जिस दिन मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, उससे एक दिन पहले सारी तैयारियां वगैरह तो लोग करते हैं, कपड़े भी, ये भी, वो भी, पेपर्स, फलान जाने जो भी होता है, कर लिया। तो मैं ये देख रहा था कि फादर कमरे में आते थे और चले जाते आते थे, चले जाते थे। तो मुझे समझ में नहीं आया, थोड़े बेचैन बेचैन से लग रहे थे। तो मैंने कहा कि इन्हीं का तो सपना, मेरा सपना भी था नो डाउट, लेकिन शुरुआत तो उस सपने की उन्होंने की थी। और वो जो सोचते थे उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो रहा था पूरा। तो क्यों परेशान है ना? मेरे दिमाग में वो फादर वाली बात तो आई नहीं, मैं फादर था नहीं। तो फिर आनंद कपड़े सब ठीक से रख लिए। आनंद वो वीजा वाला पेपर वेपर सब रख लिया, चेक इन कर लिया, ये वो पीछे जाके बुल फिर चले गए। उसके बाद फिर एक बार आए तो पीछे से बोल रहे हैं कि आनंद, अगर तुम्हारा जॉब वर्ल्ड की रिनाउंड यूनिवर्सिटी में लग सकता है, तो क्या इंडिया में नहीं लग सकता है? आप समझ सकते हैं कि वो किससे गुजर रहे थे। तो तब मुझे समझ में आया कि वो क्या उनके दिमाग दिल से गुजर रहा है। तो जब तक मैं उनसे कुछ कहूँ सुनूं तब तक फिर वो कमरे से बाहर निकल गए थे। हाँ, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो एक बहुत ही पर्सनैलिटी थे, वो उन्होंने बहुत जाहिर नहीं होने दिया। मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने भी गए, सब कुछ हुआ। लेकिन ये बात मैं कभी जिंदगी नहीं भूल सकता, जो मैंने एक फादर का रूप देखा था वो, वो बहुत कभी। बहुत भावुक एक लम्हा जो है। और मम्मा के साथ मैं चाहूंगा आपकी एक प्यारी सी मेमोरी। आ, माँ तो फिर माँ ही होती है, आप समझ सकते हैं। माँ से तो ऊपर, खैर फादर भी माँ से नीचे ही रहते हैं, सॉरी टू से। मम्मी का ये है कि मम्मी बहुत अभी है हमारे साथ, मम्मी मम्मी के साथ बहुत साहब दिल की दीदी हैं, और बहुत हेल्पफुल है। कुछ भी दूसरे के लिए करने के लिए तैयार रहते हैं, ये सब उनकी क्वालिटीज है। तो जब मैं फॉरेन चला गया और वहां से जब कॉल करता था, तो अभी मोबाइल शुरू नहीं हुए थे, लैंडलाइन से कॉल करता था, तो सबसे तो बात कर लेता था, लेकिन जब मम्मी आती थी फोन पर, तो उनसे मैं बात नहीं कर पाता था। यू कैन अंडरस्टैंड। I know, I know, हाँ, हाँ। I know. मैं सिर्फ आपका जवाब केवल हाँ या ना में चाहूंगा। आपको कभी कभी आनंद जी, अ, आगरा शहर में कभी कभी जो आप जो काम कर रहे हैं, जो जन चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो अपना भी काम करते हैं सब कुछ, आपको कभी कभी निराशा का भाव जागता है आपके मन में? बिल्कुल, मैं क्यों अपने को बहुत ही वो बनाऊं। ये सच है कि मैं कभी कभी निराश हो जाता हूँ। तो जैसे मैंने शुरुआत में जो स्ट्रगल किया कुछ दिनों तक, अच्छा खासा टाइम था जो मैंने स्ट्रगल किया, बिकॉज आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द रियलिटी ऑफ इंडियन सोशल सर्विस। तो जब उससे दो चार होना पड़ा और देखा मैंने कि यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो तब थोड़ा सा मैं घबराया। उसके बाद फिर लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है। क्या छुपाऊँ, आप भी जानते हैं, तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम था, काफ़ी कुछ मुझे देखना पड़ा। तो जब मैं सोच रहा था कि मैंने बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूशन से हाई लेवल की थीसिस की है। उसके बाद मैंने बीएचयू में जॉब भी किया था, रिसर्च पोजीशन थी मेरी बीएचयू में itself। फिर मैं अमेरिका में यूरोपियन के लिए जॉब किया, अमेरिका के मार्स मिशन से जुड़ा। ये जो प्रोफाइल है, ये बहुत मेरे मुझे लगता था कि बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैं चाहता था कि एक छोटा सा जॉब, 15,000, 10,000, 15,000 का ही सही, आई वॉज ओके विद इट, करूं और साथ में मैं ये शुरू करूं, जो मैं सोच के आया हूँ। तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई मैं इस लायक नहीं माना गया कि
मुझे कोई जॉब दे। एक्चुअली मनमोहन सिंह साहब ने एक एनआरआई मीट हुई थी दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोफेशनल्स हैं अमेरिका में या विकसित देशों में इंडिया के गए हुए हैं, वो लोगों का स्वागत है और वो आके अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया को दें, अपने देश को दें, अपनी मातृभूमि को दें। फिर मेरे जो आदर्श थे कलाम साहब, वो उनके भी कहीं पर मैंने देखा था स्टेटमेंट की सशरीर अब देने का वक्त आया है भारतीयों, अब प्रवासी भारतीयों को। तो इतना मेरे लिखाफा था, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लौट आया लेकिन चीज बनी नहीं, तो थोड़ा डेस्परेट हुआ। मैंने कहा यार ठीक है, तो मुझे लगता है गलत कदम उठा दिया। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया था कि मैंने वहां का काम छोड़ के यहाँ आने के लिए सब कुछ सोचा था, सारी हार्डशिप सोच की थी, और डिस्पाइट कि बहुत से लोगों ने मना किया था, मेरे बॉस तक ने मुझे रोका था, अब नहीं माना। तो अब अगर मेरे अपने देश में, मेरे घर में, मेरे परिवार में मुझे हार्डशिप मिले, थोड़ी तंगी मिले, ये थोड़ी है कि फिर मैं वो अपने फैसले को बदल दूंगा। हाँ, हालांकि मेरी माँ ने जब मुझे देखा इन हालातों में, डैडी तो कुछ नहीं बोले क्या, लेकिन माँ ने कहा कि जो देश तुम्हें रोटी ईमान सम्मान के साथ रखने के बाद नहीं दे सक रहा है ना, सम्मान नहीं दे सक रहा, रोटी नहीं दे सक रहा है, तो जो दो देश देगा उसको अपना लो, उसको अपना बना लो, जाओ अपना काम करो, है ना। माँ ने ये बात कही, और माँ ने नहीं कुछ और लोगों ने भी बोला, लेकिन मैंने कहा नहीं, लड़ना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा ही करूंगा लेकिन करूंगा ना। जब आंख बंद करूंगा मरते समय, तो ये रहेगा ना कि मैंने साइंस में भी वर्थ वाइल किया, और कुछ छोटा मोटा किसी कॉर्नर पर मैंने एक कंकड़ ही हटा दिया सड़क से, कुछ तो मैंने किया जो सोचा था। तो इस वजह से फिर मैंने वो फैसला वापस जाने का बदल दिया, लेकिन हाँ हार्डशिप मैंने बहुत ले ली है। दोस्तों, ये है, या जैसे हर टॉक शो की समाप्ति पे कहते हैं कि ये थे आनंद राय। बहुत ही जिंदादिल शख्सियत, एक जुनून और एक जज्बे से भरा हुआ इंसान, जो अपने देश, अपने राज्य, अपने शहर के लिए कुछ करने का जुनून लेकर अपने एक बहुत ही शानदार कैरियर को छोड़कर उस शहर में आए। मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव अगर आपसे शेयर करूं आनंद जी, करीब 4 से 5 मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्री और एमएलए एमपी, तो मैं मतलब इनसे मिलना ही पसंद नहीं करता। बाकी देयर इज अ नंबर ऑफ पीपल्स, बट आई स्टिल नॉट एबल टू फाइंड, मेरे ख्याल से 2 या 4 लोगों को छोड़ के, कि बहुत अच्छे लोग जो रियली देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप जो बार बार एक बहुत बड़ी झील में कंकड़ फेंक रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए उस कंकड़ को जब आप फेंकते हैं तो पूरी झील को मालूम होता है कि आदमी कंकड़ फेंक रहा है, बट वो जानबूझ के उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट उस कंकड़ की जो जो वाइब्रेशन है, एज पर द साइंटिस्ट आप समझते होंगे, उस झील के में रहने वाले हर जलचर को महसूस होती है। आपके प्रयास सबको महसूस होते हैं, सब लोग उसको रिगार्ड करते हैं, और हमारी ये ब्लेसिंग्स है। ये शो आपका इंटरव्यू नहीं था, ये शो एक तरह से एक सल्यूट था उस शख्सियत को जो अपने शहर से बहुत प्यार करती है, जो अपने शहर के लिए कुछ करना चाहती है। तो ये एक थैंक्स था, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते भी, एक भारतीय होने के नाते भी, ऐसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, कि उनको लगे कि नहीं, उनके काम को, उनकी नॉलेज को और उनके जज्बे को सलाम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे सिस्टम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ करने को है नहीं। लगता है अभिव्यक्ति की आजादी या बहुत, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में जब आते हैं तो हम लोग असहाय हो जाते हैं। यहाँ विद्वेष और घृणा, नफरत, लड़ाई बहुत है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि होप, देयर इज ऑलवेज होप। उम्मीद और आशा हमेशा जीवित रहती है। तो इस उम्मीद और आशा के साथ कि बहुत जल्दी ये समय भी बीत जाएगा, जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, शासन नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेंगे, तो ये बीत जाएगा। और हम लोग डेफिनेटली ये उम्मीद करते हैं कि अपने जीवन काल में हम लोग अपने देश को एक गर्वित भाव से खड़ा महसूस करेंगे, यशस्वी भाव से महसूस करेंगे। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आनंद राय। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के लिए, तब तक के लिए देखते रहिए डीसी शो।